हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास से हम सब भारतीय संविधान का जो विषय है उस विषय की भी शुरुआत करेंगे और हम लोग इस क्लास में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भारत का संविधान जो है उस संविधान की हमें किस तरह से समझ रखनी चाहिए। भारत के संविधान की अगर विकास की बात की जाए तो विकास कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि भारत के संविधान के विकास की अगर हम पृष्ठभूमि को खंगालने की कोशिश करें तो वास्तव में उसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। फिलहाल उतने लंबे इतिहास की बात हम इस क्लास में नहीं करेंगे। हम लोग इस बात को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान किन परिस्थितियों में लिखा गया और संविधान का वास्तव में मतलब क्या होता है और संविधान से जो है कह सकते हैं विधान किस मामले में इतर होता है। जब हम विधि की बात करते हैं, जब हम विधेयक की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। हमारे देश में आपको पता होगा विभिन्न देशों से जो संविधान की बहुत सारी बातें थी उन बातों को हमने अपने देश के संविधान में अपनाया। तो वो सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, हालांकि इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ी बहुत जो है उससे संबंधित बातों की भी जो है चर्चा करेंगे। और यहां पर बात को स्टार्ट करने के पूर्व जो है मैं यहां पर एक स्लोगन, एक बात मैं कहना चाहता हूं। भारत के संविधान की सामान्य समझ, ठीक है, संविधान अच्छों से अच्छा और बुरों से बुरा बनता है। इसका मतलब ये हो गया, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। और बाबा साहब अंबेडकर जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक मतलब 11वीं बैठक हुई थी और उसमें क्या है कि जब हमारे देश के संविधान के निर्माण का कार्य जो है पूरा हुआ, उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन उसका अनुपालन करने वाले लोग अगर सही नहीं हो तो वो अच्छा संविधान जो है वो क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन उसका अनुपालन करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वो बुरा संविधान भी अच्छा बन जाता है। यानी इसका मतलब ये था कि बाबा साहब अंबेडकर इस बात को जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, उसमें नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है। तो अगर संविधान को सकारात्मक दिशा में लिया जाएगा तो यह संविधान वर्षों तक कार्य करेगा, वो सफलतापूर्वक कार्य करेगा। बट अगर इसे नेगेटिव डायरेक्शन में लेने की कोशिश होगी तो यही संविधान फिर क्या होगा, देश के लिए नुकसानदायक बन जाएगा। यानी कि संविधान अच्छा और बुरा वास्तव में उसके अनुपालन करने वाले जो लोग हैं उनके अच्छे और बुरे रवैयों की वजह से बनता है, ठीक है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। लेकिन आज हम लोग इस बात को समझ ले पहले कि वास्तव में संविधान, जब संविधान की बात होती है तो संविधान कहते किसको है, ठीक है। तो यहां पे देखिए संविधान की अगर हम बात करें, ये किसी भी देश का अल्टीमेट जो लॉ होता है, ठीक है ना, जो सर्वोच्च जो है कह सकते हैं कि जो विधान होता है उस विधान को एग्जैक्टली संविधान कहा जाएगा। संविधान शब्द का ऐसे जो तात्पर्य होता है वो संहिताबद्ध विधान होता है या कोडिफाइड लॉ होता है। यानी कि जब हम किसी कानून को कोडिफाई कर लेते हैं, जब उसको हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, जब उसको हम लिखित रूप दे देते हैं तो ऐसे ही विधान को संविधान कहा जाता है। यानी कि अगर संविधान शब्द का व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से इसके तात्पर्य को समझा जाए तो यह संहिताबद्ध विधान है। यानी कि विधान को जब कोडिफाई कर लिया जाता है तो ऐसे ही कोडिफाइड लॉ जो है उसी लॉ को संविधान कहकर पुकारा जाता है। लेकिन फिर यहां पर यह भी समझिएगा कि संसद समय समय पर जो है वो क्या है कि विधेयक पारित करती है, अधिनियम बनता है, फिर वो एक कानून बन जाता है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखोगे कि की जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था, वो ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान, ठीक है, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों कि कह सकते हैं कि उसके मापदंड पर कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है जिसको तलाक की बिद्दत कहा गया, ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक गलत है। लेकिन इससे संबंधित जो भी कानून होंगे उस कानून का निर्माण कौन करेगा, संसद। विधायिका का जो काम है उसका काम ही है कानून का निर्माण करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21
केस के आधार पर यदि देखा जाए तो वास्तव में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत जो है वो कह के गलत है, लेकिन इसके उल्लंघन करने वाले लोगों को किस तरह की सजा दी जाएगी, इससे संबंधित कानून क्या होंगे, इस कानून को बनाने की जिम्मेदारी संसद के पास है, संसद की है, कार्यपालिका की है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वास्तव में संविधान अलग है, विधान वास्तव में अलग है। ठीक है ना, यहां पे हम कोडिफाइड लॉ की बात करते हैं। जब कानून, सामान्य कानून को भी जब हम कोडिफाई कर लेते हैं तो वास्तव में वो संविधान नहीं बन जाता है। संविधान और विधान में यही फर्क है कि संविधान में वर्णित जो बातें हैं उसके आधार पर जो विधान बनाए जाते हैं उसे ही वास्तव में जो है क्या है कि कानून कहते हैं, उसको सामान्य विधान कहते हैं। और संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री होता है, यानी कि जो सर्वोच्च जो कानून होता है। और वास्तव में क्या था कि हमारे देश की अगर बात करें, हम अपने देश के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री नहीं आए, हमारे देश में पहले राष्ट्रपति नहीं आए। हाँ, अंतरिम शासन की व्यवस्था के तौर पे जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया, वो सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन वो इंटरिम जो है व्यवस्था के तौर पे, इंटरिम व्यवस्था या अंतरिम जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का मतलब, उस अंतरिम शब्द का तात्पर्य यह होता है कि जब तक हमारे देश में एक निश्चित पैटर्न की सरकार नहीं बन जाती, एक निश्चित विधान के अनुसार सरकार नहीं बन जाती, तब तक के लिए हम देश को यूं ही तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, देश इतना बड़ा है, हम उसमें एक दिन भी हम अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जो पद है उस पद को एक दिन भी खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि संविधान लिखा जा रहा था और संविधान के लिखने, चूंकि 1947 में ही हमारा देश आजाद हो गया और आपको मालूम है संविधान लागू हुआ 1950 में और 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक हमारे संविधान लेखन का कार्य होता रहा। लेकिन 47 में जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो क्या जब तक संविधान लागू नहीं होता या संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक क्या हमारे देश में किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती। तो इसीलिए जो है जब तक कि हमारे देश का संविधान लागू नहीं हो जाता, जब तक कि हमारे देश के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक के लिए कह सकते हैं कि जो अस्थायी जो व्यवस्था है उस अस्थायी व्यवस्था को ही अंतरिम व्यवस्था कहा जाता है। तो अंतरिम व्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में हमारे देश में राष्ट्रपति का पद पहले नहीं आया। पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं बने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बने, बल्कि पहले हमारे देश का संविधान आया और उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार फिर चुनाव हुआ और तब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और तब फिर जो है प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चयन किया गया। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि सर्वोपरि जो है हमारे देश का संविधान है। तो संविधान सबसे पहले लिखा गया, जिसका मतलब यह हो गया कि वो देश का सर्वोच्च विधान है और जो भी व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर होगी वो संविधान के हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये अपने आप में जो है वो क्या है कि काफी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। और संविधान में एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान में कानून का मतलब विधान तो है, कोडिफाइड लॉ है, लेकिन वहां पर इस बात का प्रावधान नहीं है कि अगर संविधान के किसी एक धारा का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक करता है तो उसके लिए सजा क्या होंगे, उसके लिए कितने साल की सजा होगी, ये संविधान में नहीं लिखा है। संविधान एक कह सकते हो कि सर्वोच्च विधान कहने का मतलब है कि एक आदर्श रूप का वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल जो है 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये कहता है कि उपाधि का मतलब जो है धारण किया जाना वास्तव में जो है ये श्रेष्ठ और हे का एक जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आता है। तो उससे जो सिमिलरिटीज के जो भाव है, जो सामाजिक समरसता के भाव है, वो सामाजिक समरसता के भाव जो है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उससे स्थापित नहीं होता। इसलिए उपाधियों को धारण नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अगर इस संविधान में लिखा है, लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसके उल्लंघन की सजा क्या होगी, वो प्रावधान कौन करेगा, वो कौन बनाएगा, उससे संबंधित कानून जो है तो ध्यान रखिएगा वो संसद करता है। तो संसद भी जो कानून बनाएगा वो किस आधार पे, कि इस आधार पे बनाएगा कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार
पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 कहता है सब आपको जो है देखिए तो सब कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप इसकी कल्पना करिए, मुझे लगता है कि इसको अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कंपैरिजन किया जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो है यही विशेषता थी कि उसमें क्या हो रहा था इसका वर्णन नहीं था, बल्कि क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए इसका एक आदर्श रूप का विवरण था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित, हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। अब ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से क्या है कि एक आदर्श है कि एक शासक को ऐसा होना चाहिए। शासक को कौटिल्य कहता है एक शासक को निरंकुशता का राइट है, निरंकुश उस पर कोई अंकुश इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि वो खुलकर कार्य कर सके, ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, ठीक है। लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये नहीं कहता है कि वास्तव में उस काल के शासकों ने ऐसा किया अथवा नहीं किया। तो यहां पर फिर क्या करते हैं, हम अशोक के अभिलेख को पढ़ते हैं और अशोक के अभिलेख को पढ़ते हैं तो अशोक कहता है कि चाहे मैं अंतःपुर में रहूं, चाहे मैं विश्राम करता रहूं, मेरे प्रतिवेदक कभी भी मुझे राज्य की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अशोक लोगों के बीच जाता था, उसके दर्द को समझता था, उससे बातें करता था, उसके कष्ट को दूर करने की कोशिश करता था। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिसकी कल्पना की उसके हिसाब से शासकों ने काम किया या नहीं किया, उसके लिए हम अलग तरह के सोर्सेस की जो है खोज करते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम भारत के संविधान की बात करें, भारत का संविधान कहता है विधि के समक्ष समता होनी चाहिए, विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का सबको राइट है, ठीक है। इस तरह के तमाम तरह की जो है बातें हमारे देश के जो है संविधान में एक आदर्श रूप में किया गया है। लेकिन अगर उसका उल्लंघन, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आर्टिकल जो 48 है नीति निर्देशक तत्व में, उसमें वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। इसी प्रकार अगर आप जो है वो कहे कि भारत के संविधान के मूल कर्तव्य की बात की जाए तो उसमें भी वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा गया कि अगर इस बात का कोई जो है बात को मानने से इनकार करता है तो उसके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ, संसद ने जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। फिर जो है बाघ को मारना जो है वो अपराध घोषित किया गया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला, इसलिए मोर का शिकार करना जो है एक अपराध बन गया। तो ये सब अपराध बन गया, किसने बनाया, कौन सा कानून किसने पारित किया, तो ये संसद पारित करती है, ठीक है, ये विधायिका पारित करती है। लेकिन संविधान जो है वो क्या है कि एक आइडियल जो है वो क्या है कि सिचुएशन हर बात की उसने व्यवस्था बना रखी है और जो भी होगा इसी के दायरे में होगा। अगर संसद, आप देखिए एक बात और समझिएगा कि आर्टिकल जो 13 है, 13 का खंड 2 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि कह सकते भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब यहां पे देखिए मौलिक अधिकार में कहा गया इसमें ये है। संसद ने ऐसा कानून बनाया जो किसी एक कानून का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपने संविधान का उल्लंघन किया। यानी आपको विधान जो बनाना है वो संविधान के दायरे में रहकर बनाना है। संविधान को ट्रेस पास करता हुआ जो है कोई भी विधान आप नहीं बनाएंगे। यानी संविधान यहां पे सर्वोपरि और उसी के हिसाब से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको उसी के हिसाब से काम करना है, उससे इतर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लीजिए, आर्टिकल जो है 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर क्या है महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट चलाया जाता है। तो इम्पीचमेंट कब चलाया जाता है, जब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने कोई ऐसा आदेश जारी किया जो संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में संविधान के उल्लंघन के आरोप में क्या है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है उन पर एक जो है महाभियोग चलाया जाएगा। तो यहां पे सब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है कि संविधान वास्तव में जो है सर्वोपरि जो है विधान होता है किसी भी देश का, जिसके अनुसार ही जो है राज्य की समस्त जो गतिविधियां हैं, चाहे वो कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, चाहे विधायिका की, समस्त गतिविधियां उसके हिसाब से जो है वो संचालित होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि संविधान बन गया 1950 में। अब संविधान 1950 में बना और 2020 की बात है, लगभग 70 साल बीत
बीत गए, तो 70 साल बीत गए, ठीक है ना, 50 में लागू हुआ, ठीक है, 70 साल बीत गए। तो जब 70 साल बीत गए तो 1950 का संविधान क्या 70 साल के बाद भी रेलिवेंट है? क्या वो प्रासंगिक है? क्या उसी व्यवस्था को आज भी लागू करना क्या ये सही है? तो क्या हुआ कि हमारे देश के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते थे, वो इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि आज जो हमारे देश का संविधान है वो संविधान क्या 50 साल 100 साल के बाद भी यही होगा? तो सबने कहा कि नहीं, ये तो फिर सही नहीं है। फिर इससे क्या हुआ कि हम अपने देश की प्रगति को हम एक पुरानी व्यवस्था के तले जो है उसको हम रोक रहे हैं। तो जब कह सकते हैं कि परिस्थितियों में जब बदलाव आती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जीवन में जो हम जिसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं, और पूर्वानुमान नहीं कर सकते तो हमें उसके हिसाब से क्या होता है कि हमको कानून बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें कानून बनाना पड़ता है। तो यहां पे ये चीज समझना होगा कि जिसके बारे में हम देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते, आज हम उसके कानून बना नहीं सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर 50 साल के बाद कोई नई परिस्थिति आई तो उस परिस्थिति के हिसाब से हमारा जो संविधान 50 में लिखा गया 1950 में वो उसके हिसाब से नहीं है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया, इन बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 की व्यवस्था की, और यह कहा गया कि विधायिका संसद को जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सामान्य कानून बनाने का तो राइट है, लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसको जो है संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। लेकिन साथ में क्या है, अधिकार तो है, लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिफाइन किया था कि आप संशोधन संविधान में भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि कह सकते हैं कि जो भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फीचर्स है, यानी आधारभूत जो विशेषता, आधारभूत उसकी जो संरचना है वो संरचना ही नष्ट हो जाए। और कभी भी इस बात को जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया, मतलब जो है पहले कि क्या आधारभूत संरचना होगा क्या, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि बाद में समय समय पर जो डिसीजन आता रहा उसके आधार पर यह समझ में आया कि वास्तव में भारत के संविधान की आधारभूत संरचना क्या है। जैसे भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि अमेरिका में है, वैसी व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं है। इसी प्रकार सेक्युलर नेशन हिंदुस्तान का कोई ऑफिशियल जो है रिलीजन नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सेक्युलर नेशन की बात की गई है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे देश के संविधान की जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे देश का जो है, जैसे संघात्मक शासन की व्यवस्था, ठीक है, जैसे कि यूनियन जो कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो व्यवस्था यहां पर है, ठीक है, तो संघीय शासन की व्यवस्था है वो हमें देखना है। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, आप इसमें जो है सुझाव, इसमें बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से, तो संविधान की समझ जब तक हमें मालूम नहीं होगी, उसकी समझ जब हमारे पास नहीं होगी तो हम जाहिर सी बात है संविधान का अनुपालन जो है हम कर नहीं सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे संविधान के समझ जो है, यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि हमें संविधान को रटना नहीं है, ठीक है। मैं बार बार यही इसी बात पे जो है ध्यान देता हूं कि आप, ठीक है, आर्टिकल्स वो जो है वो क्या है कि कौन से आर्टिकल में क्या है ये सब तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन क्या है कि आपको केवल रटना नहीं है बल्कि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपने जो है वो क्या है कि यूथेनेसिया का नाम सुना होगा, ठीक है, मर्सी किलिंग, ठीक है, उसमें जो है तो यूथेनेसिया में क्या है कि जो है मतलब कुल मिलाकर यही बात है। यहां पे ऐसे समझिए कि आपको आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देता है, ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान में मान लीजिए कि आप एक कैंसर से पीड़ित मतलब जो है पेशेंट है और डॉक्टर ने कह दिया वो इलाज नहीं हो पाएगा, बस इसके साथ ही जीना पड़ेगा और 2 साल 3 साल में आप जो है वो क्या है कि आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो इतना जो है दर्दनाक है, इतना पैनिक है कि आप 3 साल छोड़ दीजिए, आपके लिए 1 दिन व्यतीत करना जो है वो कठिन है, लेकिन मौत भी नहीं आ रही है और आप सोच रहे हो कि ऐसे तिल कर मरने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। और वो आप क्या करना चाहते हैं, आप जो है सुसाइड करना चाहते हो, आत्महत्या करना चाहते हैं, आप सम्मान पूर्वक मरना भी चाहते हो, ठीक है,
लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप खुद से मरना चाहते हैं, आप खुद से अपने मौत को गले लगा ले, तो एक प्रकार की आत्महत्या हो गई। और आत्महत्या आपको मालूम है कि यहां पर जो है जुर्म है, ठीक है। तो ये बड़ा एक लंबा संघर्ष चला कि जो है कि आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसमें कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक और कह सकते हैं कि जो है गरिमामयी जीवन जीने का एक व्यक्ति को अधिकार है। तो क्या सम्मान पूर्वक, हाँ उसके लिए शब्द है कि सम्मान पूर्ण जो है जीवन जीने का एक भारतीय को जो है अधिकार है। तो क्या सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार नहीं है क्या? जो तिल तिल कर हम मरेंगे उससे क्या है कि, तो यही एक संघर्ष था यूथेनेसिया। इसी बात को जो है कहते हैं सम्मान पूर्वक, इसी को मर्सी किलिंग कहा जाता है कि जब हम किसी ऐसे लाइलाज बीमारी से पीड़ित होते हैं जिसका कोई इलाज तो संभव नहीं है, साथ में जिसके साथ जो है 2-4 दिन भी व्यतीत करना भयंकर जो है कष्टकारी है, और वो व्यक्ति चाहता है कि इस कष्ट से मुक्ति मिले, और इसके लिए क्या है कि उसको मौत को जो है मौत का इंजेक्शन दे दिया जाए। लेकिन क्या है, मौत का इंजेक्शन अगर देगा जो देगा वो प्लस जो दिलाना चाहता है सब के सब जो है अपराधी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चलता रहा। तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो क्या है कि ये नहीं कर पाते, लेकिन उनको बेवजह जो है वो क्या है कि जीना पड़ता था उस दर्द के साथ। वो मरना चाहते थे, मरनी कानून ऐसा था कि मर नहीं सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे पीड़ित जो लोग थे उन लोगों ने संघर्ष किया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है जो कह सकते हैं कि यूथेनेसिया की जो बात थी वो मांग, जिस एक व्यक्ति की वजह से कह सकते हैं कि सबसे, या जिस एक केस की वजह से सबसे ज्यादा प्रखर हुआ वो अरुणा शानबाग का मामला था। और अरुणा शानबाग जो है मुंबई के किसी एक हॉस्पिटल की जो है वो क्या है कि वो एक नर्स थी, और उसके साथ जो एक जो है वार्ड बॉय ने जो है उसके साथ जो है वो क्या है कि गलत व्यवहार किया, और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर भयंकर जुल्म किए। उसकी जो है गर्दन को जो है जो चैन जंजीर होता है ना, जंजीर से जो है जिसकी वजह से जो ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए था वो बंद हो गया, तो ब्रेन डेड हो गई। और फिर पिछले मतलब जो है मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, 32-33 सालों तक उसी कॉमा में पड़ी रही, मतलब हरकतें थोड़ी बहुत थी लेकिन ब्रेन डेड एक प्रकार से हो चुका था। तो वहां पर जो है अब क्या है कि अगर कोई मौत का इंजेक्शन दे दे, 32-33 साल तक जो नहीं जिया, ठीक है, जी नहीं पाया, फिर से उठकर जब खड़े नहीं हो पाई, तो वो आगे क्या खड़ी होगी? डॉक्टर भी अपने हिसाब से वो जज कर लिए होंगे कि फिलहाल ये जो है इस सिचुएशन में, पुराने सिचुएशन में वापस नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों का अब आप सोचो कि कितना लंबा समय तक है, 32 साल तक। एक तो हॉस्पिटल में थी, इसलिए जो है हॉस्पिटल के ही एक वार्ड को जो है वो क्या है कि एक रूम, एक कमरा जो उनके लिए अलॉट कर दिया गया। लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात करिए कि वो अगर कहीं रहता है और कहीं पर भी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एकमात्र उपाय है कि भाई मौत को ही गले लगा लिया जाए। और मौत जो है यहाँ पे कहते हैं मौत को गले लगाना का मतलब है कि स्वाभाविक मौत के विपरीत अगर किसी कृत्रिम मौत का सहारा लेते तो वो अपराध हो जाता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर तो इसमें लंबा संघर्ष चला। तो आर्टिकल 21 सिर्फ ये कहता है कि प्राण और जीवन और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और उससे रिलेटेड कोई भी कानून अगर बननी है, ठीक है, अगर यूथेनेसिया को मान्यता देनी है, तो आर्टिकल 21 में कोई कानून नहीं बना हुआ है कि अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसकी सजा क्या होगी। यही विधान और संविधान में अंतर समझने का है। संविधान जो है वो क्या है कि वो एक आदर्श सिचुएशन की बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद जो है वो संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होगा, ठीक है। इस तरह के एक आदर्श सिचुएशन की जो है वो क्या है कि बात करता है। तो ये चीज जो है वो क्या है कि तो संविधान को ध्यान में रखना, और इसको इसलिए समझना जरूरी नहीं है कि केवल आईएएस और पीसीएस में आते हैं सवाल, इससे भाई तो मजबूरी है। वास्तव में देखिए हिंदुस्तान में मुझे ये लगता है कि अगर हम भारत के कह सकते हैं कि भारत के प्रति हम अगर अपनी कह सकते हैं जिम्मेदारी हम बेहतर तरीके से एक नागरिक के तौर पे तभी हम कह सकते हैं कि ऑफर कर सकते हैं, तभी हम अपनी सेवा अपने देश के लिए दे सकते हैं। जबकि हमें अपने देश के संविधान को मालूम होना चाहिए, संविधान के आदर्श पता होना चाहिए।
आप देखिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उसमें आप समझ जाइए पहले में यही है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, उसके जो है कह सकते हैं जो भी उसके उद्देश्य है, उन उद्देश्यों का पालन करें, उसको जो है वो कह के उसका अवलंब लेकर अपना जीवन यापन करें। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये पहला है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, ये दूसरा है। तो पहले में क्या रखा है, संविधान का पालन करें। लेकिन संविधान का पालन कैसे करोगे, जब तक संविधान की समझ नहीं होगी, संविधान की जानकारी नहीं होगी, तो संविधान का पालन कैसे करेंगे आप। इसीलिए इसके लिए जो है वो क्या है, इसी को कहते हैं संवैधानिक साक्षरता होना बहुत जरूरी है। जब तक हम संविधान को समझ नहीं पाएंगे, हम संविधान का पालन कैसे करेंगे। और संविधान को इसलिए भी समझना चाहिए कि कभी कभार हम क्या होते हैं कि हम वास्तव में जो है वो क्या है कि जानबूझ के गलती नहीं करते हैं, बल्कि उस मतलब कृत्य का उस कृत्य के संपादन करने से क्या कानून के प्रावधान है, क्या दंड है, इस दंड की समझ ना हो पाने की वजह से भी जो है हम कोई ना कोई अपराध जो है वो कर जाते हैं। दोनों चीजें कि संविधान की समझ अगर नहीं होगी तो हम संविधान का पालन कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि वो इसलिए भी संविधान को जानना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान की अनभिज्ञता के कारण हम जो है जानबूझ के नहीं, अनजाने में कोई गलती कर जाते हैं। तो अगर संविधान की समझ होगी, संविधान की अगर हमें जानकारी होगी, तो उसका अनुपालन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, सरल होगा। और अनजाने में हम किसी कानून का जो उल्लंघन करते हैं, फिर हम उस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए संविधान की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। और इसी को हम कहते हैं, जब हम संविधान को समझने लगते हैं, संविधान की जानकारी जब हमें हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम सब संवैधानिक रूप से साक्षर है। तो हम लोग अपनी इस क्लास में मतलब हमेशा से, फिर बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आप रटो मत, रटिए या कह सकते हैं ध्यान में रखिए, लेकिन उसको उस पर चर्निंग करिए। चर्निंग मतलब समझते होंगे, मंथन करिए, उस पर मेडिटेट करिए, आप उसको मतलब उस पर नजर रखिए, उसको बार बार सोचिए, बार बार दिमाग में लाइए क्या ऐसा हो सकता है इस तरह से। तो जब तक आप इस तरह की एक आदत नहीं बनाओगे विषयों को पढ़ने की, विषयों को समझने की, और बार बार उसका दिमाग में उतार चढ़ाव मतलब जो है ऊपर लाना, फिर नीचे जाना, ऊपर लाना, जब तक इस तरह की चीजें जो है रोटेट दिमाग में नहीं होती रहेगी, तब तक आप उसको समझ नहीं सकते, याद बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो संविधान ना सिर्फ जो है एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बल्कि एक सभ्य नागरिक कहलाने के लिए और हमारे आचरण को जो है अपने देश की मान्यताओं के अनुसार, उसके कानून के अनुसार जो है वो क्या है कि बनाने के लिए हमारे पास संविधान की समझ जो है होना बहुत ही जरूरी है। तो आप सब जो है वो क्या है कि संविधान की क्लास जब आप करेंगे तो मैं चैप्टर वाइज जो आपको बताता चलूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है कि सबसे पहले यही स्टार्ट करूंगा। आज ऐसे हालांकि इसका जिक्र किया है, लेकिन हम लोग अगले क्लास में संविधान क्या है इस पर डिटेल में फिर बात करेंगे, क्योंकि एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि मेरे जो है जो इससे संबंधित लगभग 30-32 वीडियोस जो है मैं डाल चुका हूं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो सब बेकार है, और ऐसा नहीं है कि बैच में ऐड हो गया तो उसका जो है प्रयोग कई बार बोला क्या वो अरे उससे इतर क्या हो गया, उसके बाद कंटिन्यूड करेंगे। तो आप जो है वो क्या है कि सोचिए, ठीक है, वो जो 25-30 वीडियोस है, वो वीडियोस अगर मैंने डाला है तो वो वीडियोस ऐसा थोड़ी है कि वो जो है पढ़ने लायक चीजें नहीं है कि बस केवल पब्लिक में डाल दिया। पब्लिक में डालने का मतलब ये थोड़ी है कि वो तो अभी हमें जो है वो क्या है कि हमें तो बताना होगा ना कि मैं किस कैलिबर का हूं, मेरे पास क्या जो है क्या क्या चीजें हैं आपको देने लायक, तो वो तो हम पब्लिक में देंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बेकार, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको जो है वो संविधान के बारे में शुरू से और जो इतिहास है वो तो मैं एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से ही जो है क्रमशः आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो संविधान का अगर मतलब आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि अगर वो सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, उसको फिर से जो है वो क्या है कि बताने की आवश्यकता है, या फिर आप समझ लेंगे या टाइम देखिए मेरे को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जो है ये मत कहिएगा कि बहुत लंबी क्लास चल रही है। तो मेरा
ये कहना है कि मैं 25-30 वीडियोस भाग 4 तक डाल चुका हूं, उसमें ये कर सकते हैं कि आप भाग 1 मतलब हर एक वीडियोस आप देखिए, लेकिन बैच में हम क्या करेंगे चैप्टर वाइज उसके जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम कराते जाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू वो जो 20-25 वीडियोस डला हुआ है उसका सारा रिवीजन जो है मैं कराता चला जाऊंगा। तो हमारे लिए क्या होगा कि आपके लिए, हम सब के लिए समय बचेगा, फिर हम और मेहनत करेंगे। अभी तो राष्ट्रपति, अभी तो हम लोग 51 आर्टिकल 51 तक ही पढ़ पाए, अभी तो बहुत सारे जो है संविधान, अभी संविधान का हिस्सा बाकी है। तो आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं या फिर कई बार उन्होंने लिखा, मैसेज में लिखा गया कि आप शुरू से पढ़ाएंगे, या अरे आपको 21, 30, 32 वीडियोस है, वही क्या चाहते हो रिपीट करूं मैं फिर से आपको? ठीक है, वो करूंगा, फिर वो डिफरेंट थोड़ा सा होगा, लेकिन ओवरऑल मैं ये सोचता हूं कि वो आपने देख लिया और उसमें क्या है कि उसी चैप्टर को जो चैप्टर पढ़ाया चैप्टर वाइज यहां पर पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दे, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद भाग 4 के बाद जो राष्ट्रपति और जो उसके बाद का जो है वो फिर आप वहां से कंटिन्यूड हो जाएंगे। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं देखूंगा कि अगर संविधान को शुरू से पढ़ना चाहते हैं, शुरू से, हिस्ट्री तो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, संविधान को अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो समय जो हमने इतने वीडियोस 32 वीडियोस बनाए हैं और ये 32 वीडियोस जो बने हुए हैं वो भी तो संविधान का ही है, तो उतना समय बच जाएगा उसमें। आप ये मत सोचोगे यार मतलब जो है शुरू से नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं, अरे इतने वीडियोस तो डाल दिए, आप देख लीजिएगा। और अगर फिर भी जो है आपको लगता है शुरू से पढ़ाना है तो फिर मैं देख लूंगा, मैं उसको समझ लूंगा, ठीक है ना। तो इससे मैं मतलब ये कहना चाहता हूं ना कि आप जो है थोड़ा सा और फास्ट हमारा काम हो जाएगा। हम ऐसा थोड़ी है कि हमें जो है पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो हमने काम जिस पर कर लिया उसको देख लीजिए, उसके बाद उसके आगे कंटिन्यूड हम लोग करें, तो आपके लिए भी समय बचेगा, हमारे लिए भी समय बचेगा। नहीं तो फिर कहेंगे मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। यही है फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं जो है वो क्या है कि हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित। अभी ये आगाज हो गया, अभी हिस्ट्री का डाला, अभी जो है संविधान का भी डाला हमने, अब जो है वो क्या है कि धीरे धीरे अब हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है वो क्या है कि हम लोग प्रारंभ करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।